नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है तो हम हॉट टेक्स करेंगे। मेरे भाई मेरे साथ हैं, वो अंग्रेजी में क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम ने आप जिन क्वेश्चंस को पोस्ट किया है उसका जवाब मैं दूंगा। People want to know about railway stocks. मैं अनेक बार कह चुका हूं कि मैं गवर्नमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। रेलवे बजट की आज नहीं है, वो फाइनेंस बजट में सबस्यूम्ड है, तो हमको पता नहीं है कि कितना टीक अलोकेशन हो रहा है रेलवेज के लिए और उस अलोकेशन में कितना स्पेंड हो रहा है। तो ये बहुत मुश्किल है। और दूसरा, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। रेलवे से पैसा निकलना बहुत मुश्किल है, तो इस कंपनियों में डेट ज़्यादा होता है। आईआरसीटीसी एक ज़माने में बहुत पॉपुलर स्टॉक था क्योंकि उनको एक्सक्लूसिविटी था गवर्नमेंट की टिकट्स में। तो उस पे गवर्नमेंट बेचता रहा उस शेयर्स को। अगर गवर्नमेंट्स बहुत स्टॉक्स डंप करते हैं, स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न देगा। पिछले 6 महीने में वो बहुत नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। एक एक्सेप्शन है इसमें, आईआरएफसी, लेकिन अब हीरा का सुई बन गया। जब आईपीओ हुआ और उसके बाद वो आईपीओ के आसपास लिस्ट हुआ 30 या 25 रुपया में, मैंने मेरे तमिल चैनल में आपको कंसिडर करने के लिए कहा था, क्योंकि ये एक फाइनेंस स्टॉक है और सिर्फ रोलिंग स्टॉक गवर्नमेंट की फाइनेंस करती है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में पैसा वापस दे देगी, और क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको ओन करती है और उसको बड़ा डिविडेंड की ज़रूरत है, तो आपको बड़े डिविडेंड मिल जाएंगे। तो एफडी से बेहतर मिलेगा अगर आप 25-30 रुपया में खरीदे होते तो। उस आइडिया को मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता लगाने में टाइम हो गया, तो आपको अक्यूमुलेट करने के लिए एक मौका था। जिन जिन ने उस समय उसको अक्यूमुलेट किया उनके लिए डबल बोनांजा हो गया। ये एक एफडी जैसा प्रोडक्ट जो रिटर्न देता है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल गया है। जब मैं आखिर में देख रहा था 100 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन उसको भी कुछ करेक्शन हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, इसको कंसिडर मत कीजिए। ऐसे कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हैं, जैसे तितागर वैगन्स, जो रेलवेज के लिए वैगन्स बनाती हैं। वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट है, कब ऑर्डर मिलेगा, कब पेमेंट मिलेगा, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इस सेक्टर को कम्प्लीटली अवॉइड करूंगा। Cool. So now you guys have understood why we don't touch railway stocks. Can you tell us if it's time to start buying Manappuram Finance? जब घोड़ा बाहर जाता है तो आप स्टेबल डोर को बंद करना चाहते हैं। सो अंग्रेजी में एक मुहावरा है, क्लोजिंग द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स इज बोल्टेड। मनापुरम को प्रॉफिटेबली लेने का समय था 1 महीने पहले, जब वो बैन हो गया और 120 तक नीचे आ गया। अब दो रीजंस के लिए स्टॉक ऊपर जा रहा है। एक, बेन कैपिटल इंटरेस्ट दिखा रही है, और दूसरा, नवी फिनसर्व को बैन से निकाल दिया गया है। तो ये जो आशीर्वाद में बैन है जिसके कारण मार्केट नीचे गई, वो टेम्पररी बैन है। 2-3 महीने में वो बैन निकाला जाएगा, और अगर क्या आज होगा या 10 साल के अंदर होगा, जो नंद कुमार साहब हैं वो बाहर चले जाएंगे। उनको उम्र 72 के आसपास है और नेक्स्ट जनरेशन मैनेजमेंट नहीं है उस फैमिली में, तो एक पीई फर्म उसको लेगा, तो ये एक बड़ा कंपनी बनेगा। तो अगर आपने 120 140 में इसको कंसिडर किया है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इधर से भी 10-15% बाउंस हो सकता है, लेकिन उतना रिटर्न नहीं आएगा जब आप 120 में खरीदते तो। So you think it is better to buy Honda, which is cheaper in the US market compared to Tata Motors in India? मैंने टाटा मोटर्स की बात नहीं की। टाटा मोटर्स भी वही रेंज में है, 7 to 8 टाइम्स, 7 या 8 टाइम्स पी। मैंने हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो से उसे कंपेयर किया। अगर आप हीरो मोटर्स या बजाज ऑटो खरीदना चाहें, उसके अलावा आप होंडा को खरीद सकते हैं। No, यूएस but they're मार्केट asking if you had a choice between buying Honda in US or buying Tata Motors in India, which would you look at? दोनों खरीदना पड़ेगा या आपके इंटरेस्ट के अनुसार है, Depends दोनों on your situation. वैल्यूएशन Yeah, सेम है। yeah, it depends on your. वैल्यूएशन के रूप में बहुत सेम है। Hmm. अगर टाटा मोटर्स 20 टाइम्स अर्निंग्स में है तो आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते, Hmm. लेकिन Hmm. टाटा मोटर्स भी 7 to 8 टाइम्स अर्निंग्स में है Hmm. और होंडा भी वही रेंज में है। Hmm. सो दोनों में कोई
डिफरेंस नहीं है, Hmm. दोनों ग्लोबल कंपनीज हैं। What are your thoughts about company pay and tax slab not adjusted to inflation? भारत में इनकम टैक्स में बहुत छूट मिल गया है। पहला तो इन पर्सनल इनकम टैक्स को एक स्लैब और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्सेस अब बहुत कम हो गए हैं, 25% तक हो गए हैं, उसको बढ़ाना चाहिए, यह मेरा पर्सनल राय है। और दूसरा पर्सनल इनकम टैक्स में दुनिया में सब जगह में 2 टाइम्स मीडियन सैलरी से लोग टैक्स भरना शुरू करते हैं। इंडिया में मीडियन इनकम 15,000 है, सो 30,000 में अगर हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को देखना चाहिए, दैट इज जो लोग 4 लाख के आसपास सैलरी तनख्वाह लेते हैं उनको थोड़ा अमाउंट टैक्स देना पड़ता है, लेकिन भारत में अभी तो 7 लाख का तक कोई टैक्स नहीं है। सो हमने बहुत छूट दे दी है टैक्स के लिए। न्यू रेजिम में 7 लाख का टैक्स नहीं है, तो अगर आप 60,000 रुपया कमा रहे हैं तो थोड़ा तो टैक्स आपको देना पड़ेगा ही। Do you think the new RBI governor will lower interest rate? जो इन्फ्लेशन आज आया है 5.48, ये आरबीआई का रेट है। जो स्ट्रीट पे रेट है उससे 1-2% ज़्यादा है, क्योंकि ये लोकल फैक्टर्स होती है, ये एवरेज ऑफ ऑल स्टेट इन्फ्लेशन। तो कुछ स्टेट्स कम होंगे, कुछ स्टेट्स ज़्यादा होंगे। तो सिटी अर्बन में 6 से 9% तक इन्फ्लेशन होगा, वो बहुत ज़्यादा है मेरा ओपिनियन में। तो शक्तिकांता दास ने टीक किया, उसने रेट को काटा नहीं। अगर आपने रेट काटा तो रेट रुपया तो 86-87 तक पहुंच जाएगा। सो जो बेनिफिट आपको रेट कट 0.25 से मिल रहा है वो रुपी डिप्रिसिएशन से नेगेट हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो इंपोर्ट्स हैं वो इनएलास्टिक है। तो आपको क्रूड को इंपोर्ट करना, क्रूड का दाम किधर भी नहीं जाएगा, फिर भी क्रूड और एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि रुपया ने गिर गया है। दूसरा, क्रूड सिर्फ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में यूज नहीं होता है, टायर और पेंट में वो मेजर इनपुट है, एडहेसिव्स में मेजर इनपुट प्रोडक्ट है। दूसरा और चिंताजनक कारण ये है कि हम वेजिटेबल ऑयल के लिए इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया से, वो डॉलर में बेस्ड है, उसका दाम भी बढ़ेगा। दूसरा, भारत में दाल उतना उगता नहीं है, आप दाल को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, बर्मा से निकालते वो उठाते हैं, वो भी डॉलर में पेमेंट करते हैं। सो दाल और कुकिंग ऑयल भी बढ़ जाएगा, तो क्रूड भी बढ़ेगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन भारत में बढ़ेगा। तो जो रेट कट का इम्पैक्ट था वो ऑटोमेटिकली नेगेट हो जाएगा, तो रुपया और गिरता जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन अमेरिका और इंडिया स्टेडी नहीं रहेगा, गोल्ड और कॉस्टली हो जाएगा, ये जो बैलेंस आउट हो जाएगा। रेट कट से गरीब और मिडिल क्लास के लिए, आप लोगों के लिए कोई राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग होम लोन को बैंक्स पास आउट नहीं करेंगे। सो जिसको बेनिफिट होगा वो तो बड़ा कॉर्पोरेट, बड़ा सेट को होगा। तो यही प्रेशर है, करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे पता नहीं। Okay. Is it Karnataka Bank still more valuable than Fed Bank? जरूर, क्योंकि हम बुक वैल्यू को देखते हैं, कर्नाटका बैंक अभी बुक वैल्यू में से डिस्काउंट में है और फेडरल बैंक लगभग 2 टाइम्स बुक में है। सिर्फ वैल्यूएशन से देखते हैं हम, ऑन वैल्यूएशन जरूर कर्नाटका बैंक चीपर है फेडरल बैंक से। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।